भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और पाकिस्तान में इस वक्त 40 से 80 हजार के बीच खूंखार आतंकी हैं, जो भारत की तरफ से कहा गया है और आतंकवाद का गढ़ है नापाक मुल्क पाकिस्तान। ये भारत की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है और पाकिस्तान में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को बचाया जाता है, ये कहा गया है भारत की तरफ से। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुना डाली है। क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को बचाने की कोशिश करता है, यानी खुद उसने अपने घर में आतंकियों को पाल रखा है। लेकिन जब 5 अगस्त बेहद नजदीक है, यानी कल ही 5 अगस्त है और जिसको लेकर बात करें तो पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में इमरान खान फैला रहे हैं। लेकिन अगर यूएन की बात करें तो यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है और पाकिस्तान में मौजूद है तकरीबन 40 से 80 हजार खूंखार आतंकी, ये भी भारत की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करता है और आज तक उन आतंकियों पे कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की गई जो साबित कर सके कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई की हो। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जहां तक हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुना डाली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 40 से 80 हजार आतंकी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद बताए जाते हैं और भारत की तरफ से एस त्रिमूर्ति ने यह कहा है संयुक्त राष्ट्र में, और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को खरी खोटी भारत की तरफ से सुनाई गई। क्योंकि अगर बात करें आतंकवादियों की तो पाकिस्तान में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, साथ ही साथ पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादी पैदा करता है और यह खुलेआम पाकिस्तान को लताड़ लगाई है भारत ने। और भारत ने कहा है संयुक्त राष्ट्र में कि पाकिस्तान में इस वक्त भी 40 से 80 हजार खूंखार आतंकी है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, क्योंकि 5 अगस्त को लेकर जिस तरीके से इमरान खान प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 5 अगस्त ही वो दिन था जब भारत से 370 को हटाया गया था, यानी कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया। और बात जब हम जम्मू कश्मीर की करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त कर्फ्यू को लगाया गया है। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहा है और कश्मीर राज जिस तरीके से पाकिस्तान अलाप रहा है। और लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को खरी खोटी भारत की तरफ से सुनाई गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 को 5 अगस्त को हटा दिया गया था और उसकी बौखलाहट कहीं ना कहीं पाकिस्तान में देखने को मिली थी। और 1 साल जब पूरा होने को है तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से पाकिस्तान को लताड़ लगा दी गई है और यह कहा गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त 40 हजार से 80 हजार के बीच खूंखार आतंकी इस वक्त मौजूद हैं। और तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादी मौजूद हैं। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं हमारे और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। निशांत बताइएगा, क्योंकि एक अच्छा खासा डाटा भारत की तरफ से खुद पाकिस्तान को दे दिया गया और संयुक्त राष्ट्र में खरी खोटी सुनाई गई है क्योंकि 5 अगस्त कल है और पाकिस्तान जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और लताड़ लगा दी गई कि जो अपने यहां 40 से 80 हजार आतंकी हैं, पहले उससे तो आप खत्म करो। निशांत देखिए, पाकिस्तान की हरकतें ये कोई नई नहीं है और भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आईना भी दिखाता रहा है। इस बार भी भारत ने वर्चुअल बैठक में यही काम किया, पाकिस्तान की हरकतों पर उसको आईना भी काम किया। खासकर पाकिस्तान जिस समय पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है और पाकिस्तान सीमा पार से आतंक फैलाने का काम कर रहा है, जबकि खुद पाकिस्तान में कोरोना से हालात बदतर है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम ओसामा को शहीद बताते हैं। शायद दुनिया जानती है कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी की वजह से कितने हजारों ट्विन टावर के गिरने से गई, उसके बावजूद पाकिस्तानी पीएम उसे शहीद बता रहे हैं। तो पाकिस्तानी पीएम की मंशा क्या है ये दुनिया के सामने आ जाता है। और रही बात 5 अगस्त की, तो पाकिस्तान एक बार खराब, लेकिन भारत ने पहले से। सबसे बड़ी बात कश्मीर में पिछले साल की अगर बात है, जब से आर्टिकल
370 के कुछ पॉइंट्स को हटा दिया जाए, उसके बाद से देखा जाए तो सीधे तौर पर कश्मीर अच्छी तरीके से शांत और बाजी की जो घटनाएं में लगभग सब ये कमी आई जो टिप्पणी है कश्मीर और पाकिस्तान और विरोधी मुल्क हैं वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत में खासकर जम्मू एंड कश्मीर में अब शांति बहाल हो रही है। बिल्कुल निशांत, और हम जहां तक देखते हैं कि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से जैसा फैलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब बुरहान वानी को मारा गया था तब भी पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया था ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके। और खुद कल जब हम बात करते हैं, कल 5 अगस्त है और पीओके में जाकर वो विधानसभा को इस तरीके से संबोधित भी करेंगे और एक अच्छा खासा प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा कि नहीं जी हम तो कश्मीर का रोना अभी भी रोएंगे। निशांत देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसमें दो राय है, लेकिन उसकी कश्मीर के रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले साल जब हमने देखा था कि जब आर्टिकल 370 को कमजोर किया गया था तब पाकिस्तान जगह जगह जाकर दुनिया से मदद मांगता रहा और उल्टी सीधी बात बताकर दुनिया को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में कुछ मुल्कों को छोड़ दिया जाए जिनका हित पाकिस्तान से जुड़ा है, उनको छोड़कर कोई भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। अगर बात की जाए चीन की, तो चीन ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर चीन खुद खुलकर सामने नहीं आया। और जिस धार्मिक उन्माद की बात कश्मीर को लेकर पाकिस्तान करता है, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, किस तरीके से वहाँ जबरन शादियां कराई जाती हैं, किस तरीके से अल्पसंख्यक बच्चियों को उठाया जाता है, किस तरीके से उनका धर्मांतरण कराया जाता है, ये दुनिया जानती है। इसलिए पाकिस्तान केवल और केवल रोने का काम करेगा, उसे भी पता है इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत हर कोई जानता है। जिस तरीके से कश्मीर राग वो अलाप रहा है और रोना जिस तरीके से उसने रोया, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि खुद जिसका दोस्त वो कहता है अपने आप को चीन का, उसने भी अपने मुंह पीछे मोड़ लिए। लेकिन एक बड़ी खबर से और आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि चीन की जहां तक हम बात करते हैं तो एलएसी पर लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। और जब भारत और चीन की बात की जाती है तो भारत ने जहां पर एलएसी पर अपने अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है, वहीं खबर यह है कि चीन ने भी एलएसी पर अपने अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी है। उसकी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि 17,000 से ऊपर और सैनिकों की तैनाती चीन की तरफ से की गई है। ये जानकारी हम आपको दे रहे, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जिस पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। सैन्य कमांडरों की अगर हम बात करते हैं तो सैन्य कमांडर लेवल की बातचीत भी लगातार जारी रही, लेकिन खबर यह भी है कि 17,000 और सैनिकों की तैनाती चीन की तरफ से की गई है और चीन ने एलएसी पर 17,000 और सैनिकों की तैनाती कर दी है। तो दोनों देशों की जब हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच इस वक्त सीमा विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि कई बार बातचीत की प्रक्रिया जारी रह चुकी है, कूटनीतिक वार्ता लगातार जारी है, लेकिन स्थिति ज्यों का त्यों हम कह सकते हैं कि बरकरार है। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने हर मोर्चे पर अपने T-90 टैंक की तैनाती कर दी है, लेकिन जब चीन की बात की जाती है तो चीन ने 17,000 और सैनिकों की तैनाती कर दी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर में राजेश कुमार इस वक्त हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे तमाम अपडेट के लिए। लेकिन बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें कि खबर यह है कि एलएसी के उस पार यानी चीन ने अपने यहां एलएसी पर 17,000 सैनिकों की तैनाती और कर दी है और उसकी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि 17,000 और सैनिकों की तैनाती चीन कर चुका है। राजेश, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? क्योंकि चीन को करारा जवाब देने के लिए हम सब देख रहे हैं कि रफाल आ चुका है, साथ ही साथ अगर बात करें सैनिकों की तैनाती भी एलएसी पर और बढ़ा दी गई है भारत की तरफ से, तो कहीं ना कहीं चीन अब घबराया हुआ है कि करे तो आखिर करे क्या? राजेश बिल्कुल हर्ष, जैसा कि आपने कहा कि चीन घबराया है, शी जिनपिंग घबराए हुए हैं, फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकलना है, अपनी इज्जत भी बच, दोनों चीज दांव पर लगी हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो 17,000 सैनिकों की तैनाती हर्ष है, तो वो तैनाती हर्ष सिर्फ देवसोंग एरिया में की गई है। देवसोंग एरिया को लेकर विवाद नहीं था, लेकिन चीन ने वहां पे बहुत मजबूती से अपना सैनिकों को बिल्डअप किया है ताकि देवसोंग में कुछ ना कुछ वो कर सकता है। और इसी को देखते हुए भारत ने भी देवसोंग में जो अपने T-90 टैंक है उनको तैनात किया है, अपनी तोपों को तैनात किया है। भारत ने भी 17
20,000 सैनिक वहां पर तैनात कर दिए हैं। यानी कि बात थी कि आप गोगरा पे आए थे, आप हॉट स्प्रिंग पे आए थे, आपने गलवान में आए थे, लेकिन इस पूरे विवाद में जिस वक्त जहां पे इस वक्त चीन ने सैनिकों को तैनात किया है, उस जगह को लेकर हर्ष पिछले 2 महीने से विवाद नहीं था। यानी कि ये साफ हो चुका है कि चीन का प्लान भी डेसोंग था, वहां पे उसने इस वक्त 17,000 सैनिक तैनात किए हैं। सिर्फ सैनिक तैनात नहीं किए हैं, बिल्कुल उनके साथ भी हैं, फाइलें भी हैं, और उनको स्पोर्ट करने के लिए उनके हवाई जो जहाज है, फाइटर विमान है, वो भी वहां से 200 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। तो यानी कि कहीं ना कहीं चीन की तैयारी पूरी है। लेकिन युद्ध जो होता है ना, और अगर आपने क्या होता है कि उनको सरप्राइज देना होता है, तो सरप्राइज फैक्टर जो है चीन का खत्म हो चुका है, और जितनी चीन की सेना की तैनाती है उसी हिसाब से भारत ने भी अपनी सेना की तैनाती को कर लिया है। लेकिन इसी बीच बड़ी अहम खबर यह है कि आज चाइना सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, जिसमें कि अजीत डोभाल विदेश मंत्री और तमाम जो सुरक्षा से रिलेटेड संबंधित अधिकारी हैं वो आपस में मिलेंगे, क्योंकि जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भाग लिया था, उन्होंने आर्मी कमांडर को रिपोर्ट दी, आर्मी कमांडर ने डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट दी, और उसके बाद अब चर्चा होनी है कि आखिरकार आगे बढ़ना क्या है। क्योंकि सूत्र तो ये बताते हैं कि चीन अभी भी पेंगसो और जो फिंगर एरिया है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने देवसांग में नया मोर्चा खोल दिया है। तो चीन को या तो भारत के पास 2 ऑप्शन है, हर सीधी और साफ शब्दों में कहा जाए, या तो भारत पूरी सर्दियों में चीन के सामने वहां पे डटा रहे, या फिर भारत कोई एक्शन ले, क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो जाने को तैयार। बिल्कुल राजेश, लेकिन आपने एक बात कही अजीत डोभाल को लेकर, क्योंकि जब हम इतिहास उठा के देखते हैं और किसी भी मसले में जब डोभाल होते हैं तो वो स्थिति कहीं ना कहीं सुलझ जाया करती है। और पिछले दौर में भी जब हमने देखा कि अजीत डोभाल की जब मौजूदगी हुई तो किस तरीके से चीनी सेना पीछे हटने को कुछ इलाकों से मजबूर हुई, तो उनकी मौजूदगी कितनी अहम इसमें रखती है, क्योंकि आप रक्षा मामलों के जानकार हैं, आपको अच्छे से पता है कि अजीत डोभाल की स्थिति कहां पर कितना मायने रखती है। राजेश, देखिए, जो कोई नहीं कर सकता वो अजीत डोभाल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और पीएम मोदी की सेना में अगर कहें हनुमान कोई है तो वो अजीत डोभाल है, क्योंकि उन्होंने जिस भी काम को अपने हाथ में लिया है उस काम को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। और पहले भी दोनों देशों के रिश्तों के बीच की जो बर्फ थी वो पिघल नहीं रही थी, लेकिन जब अजीत डोभाल ने एंट्री की तो बर्फ पिघलने लगी, और काफी इलाकों से चीन ने, चाहे गोगरा पोस्ट की हॉट स्प्रिंग की बात हो, चाहे फिंगर 5 की बात हो, वहां से चीन ने हटना तय किया था, हटा था चीन, और वापस 1.5 से 2 किलोमीटर गया था। लेकिन अब जो जिन जगहों पे पेच फंसा हुआ है, एक बार फिर जिम्मेदारी हो सकता है कि पीएम मोदी जो है अजीत डोभाल पे दे, और अजीत डोभाल इस जिम्मेदारी को, जहां तक हमें उम्मीद है, और उम्मीद क्या, हमें यकीन है कि अजीत डोभाल बखूबी इसको निभा सकते हैं और पूरे विवाद को वो अपनी रणनीति से सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे इंसान हैं जब पीएम मोदी के ऊपर कुछ इस प्रकार के संकट आए हैं तो उन्होंने हर संकट का सर्वनाश किया है। तो अजीत डोभाल भी बातचीत कर रहे हैं, विदेश मंत्री भी उनके साथ होंगे, और तीनों आर्मी की सेनाओं के चीफ भी उनके साथ होंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को पूरी अपडेट करने के लिए। हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि अजीत डोभाल की स्थिति कहां पर और कितनी मजबूत रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। लेकिन अगली खबर की बात करते हैं, बात करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई की, क्योंकि हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त अगर लोगों की बात करें जो समुद्र तट के इलाके के लोग थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि मुंबई में देर रात से भारी बारिश लगातार जारी है और मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शहर के निचले इलाकों में भी इस वक्त पानी भर चुका है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई का जब हम जिक्र करते हैं तो हाई टाइड की चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई है और तकरीबन 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो रुक रुक कर लगातार बारिश जारी रही, लेकिन आगे आने वाले 24 घंटे में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और इस वक्त मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो मुंबई इस वक्त लबालब पानी से ही भरी आपको नजर आ जाएगी। करिश्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए। करिश्मा बताइएगा, क्योंकि तस्वीर जहां तक हम देखते हैं मुंबई में लगातार ऐसी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ता है, पानी लबालब भरा हुआ है रोड पर, लेकिन मौसम विभाग जहां तक कहता है, अभी भी अपडेट आई है कि 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। या फिर हाई टाइड को लेकर बात करें या फिर बारिश को लेकर, करिश्मा।
बिल्कुल हर्ष, और बीएमसी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि किस तरीके से दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आपकी मुंबई में बारिश हो रही है, और इससे लेकर लगातार वहां पे जो तमाम सरकारी दफ्तर है उन्हें आज के लिए उनसे घोषित कर दी गई है। और इसी के साथ अपील की जा रही है कि तमाम जो प्राइवेट संस्थान है उन्हें भी बंद रखा जाए। सिर्फ ऐसे संस्थान जहां पर जरूरी सेवाएं हैं उन्हें खोलने के अलावा बाकी सभी को बंद करने की अपील की गई है। दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और कई इलाकों में जमीन धंसने की तस्वीरें भी आई हैं। वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ कारें और बसें जमीन में धंसती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये काफी डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर पानी लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते कई इलाकों में जो पानी का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। दूसरी बात, हाई टाइड की आपने जिस तरीके से बात की, तो लगातार जो तमाम तटीय इलाके हैं उन सभी को वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वहां पर हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ही आपको बता दें हर्ष, के ठाणे में जो जगह है वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी जम गया, जल भरा हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई बिजली का करंट लगने से, क्योंकि पानी जिस तरीके से बहुत ज्यादा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली का जो करंट होता है उसके फैलने की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, लोकल ट्रेन, उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया गया है और जो बसें हैं उन्हें करीब 64 रूट्स पर डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल। तो अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही है। स्थिति काफी खराब होती जा रही है। हालांकि पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई थी कि 3, 4, 5 तारीख तक इसी तरीके से जो तमाम दक्षिण के राज्य आते हैं उन सभी में अधिक बारिश हो सकती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। लेकिन जहां तक हम बिहार का जब जिक्र करते हैं, बिहार में हम देख रहे हैं लगातार बाढ़ का कहर जारी है। बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर मुंबई में जिस तरीके से हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियां हैं। बिहार की सरकार की जहां तक हम बात करते हैं तो बिहार सरकार की लापरवाही कितनी है उसके बारे में आप जानकारी लगातार हमारे दर्शकों को दे रही हैं। इसी तरीके से मुंबई में भी एक तरीके की लापरवाही कहा जा सकता है, जब एक गड्ढे में कार फंस जाती है, 12-12 लोग उसे खींचते हैं, क्योंकि जब आपको पता है हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, चाहे वो बाढ़ की हो, बाढ़ भी हर साल आती है, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो जाता है और बारिश भी लगातार मुंबई में आती है हर साल। तो आप इस तरीके की कनेक्टिविटी या इस तरीके की रोड आखिर क्यों नहीं बना देते कि हर साल लोगों को ऐसी परेशानी ना हो। खासकर बाढ़ के लिए भी हम कहेंगे कि बिहार सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं करती कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना हो, सही समय पर ले जाए, और उन्हें जब पता रहता है कि हर साल की यही स्थिति रहेगी। करिश्मा, हर्ष, जो बात आपने कही है ये एक समस्या है जिसका कोई समाधान नजर ही नहीं आ रहा। सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कर सकते, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो। आपको याद होगा किस तरीके से एक दिन की बारिश में दिल्ली पूरी तरीके से डूब गई थी, और वैसे ही मुंबई में देखने को मिलता है हर साल इसी तरीके से बारिश होती है और कहीं ना कहीं जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार में हर साल कितने लोगों की जान जाती है। जब भी नेपाल में बारिश होती है तो उसका पूरा असर बिहार में देखने को मिलता है और बहुत बड़े इलाके में वहां बाढ़ आती है। असम में भी इसी तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन बावजूद इसके ऐसा लगता है कि जो तमाम सरकारें हैं उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि अब बाढ़ आएगी, उस टाइम तो आप करते हैं, राहत बचाव के काम करते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। इसे लेकर बहुत जरूरी है कि सरकार मंथन करे और इस पर विचार करे कि आखिर इस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाए। क्यों इंतजार करना पड़ता है कि अगले साल फिर से इसी तरीके से समस्या आएगी, फिर हम काम करेंगे और फिर 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन इसमें जो लोगों का नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा। सरकारों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो इन चीजों का परमानेंट सोल्यूशन क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि बारिश और बाढ़ हर साल आती है और इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये कुदरती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप इससे बचने के उपाय कर सकते हैं, लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। बिल्कुल करिश्मा,
तटिया इलाकों की जब हम बात करते हैं, हमने ये भी स्थिति देखी बिहार में तो कि सड़क किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको एनजीओ जाके मदद कर रही है, सरकार का कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से जब हम मुंबई का भी जिक्र कर रहे हैं तो जब समुद्री तटीय इलाकों से जो लोग रहते हैं, मछुआरों को या फिर कोई और लोगों की बात कर लें, जब उन्हें अलग इलाकों में रखा जाता है उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं होती, वो 3-3 दिन तक भूखे रह जाते हैं। तस्वीर भी हमारे पे आई है, हमारे पास आई है, बाइट आई है, उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं करिश्मा, और लोग बड़े परेशान रहते हैं। बिल्कुल हर्ष, आपने ऐसी कई खबरें देखी होंगी, चाहे बिहार की भी बात कर लें कि वहां पे भी बहुत सारे लोग तटीय इलाकों में रहते हैं, वो अपना नॉर्मल जो टेम्परेरी घर होता है ऐसे ही बना के टेंट वेंट डाल के रहते हैं, और वो बिल्कुल नदी या बिल्कुल किनारों पर रहते हैं, और जैसे ही बारिश तेज होती है सरकार उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करा देती है, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति कम होती है तो वापस वो उसी जगह आ जाते हैं और फिर से उसी तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में सरकार पर सवाल उठता है कि इन तमाम लोगों के रहने के लिए आखिर कोई एक सही जगह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है, और अगर अगर तटीय इलाकों में इसी तरीके से हर साल बाढ़ आती है तो वहां पे किसी को रहना अलाउड ही क्यों किया जाता है, उनके लिए कोई और व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। सेम महाराष्ट्र में भी जाता है, मुंबई में भी जाता है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से हमने देखा है कि समुद्र किनारे बहुत सारे मछुआरे रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती है, और उनके लिए भी इसी तरीके से देखा जाता है कि कभी कभी हाई टाइड के चलते भी उन्हें काफी नुकसान हो जाता है, भले ही बारिश का मौसम ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को उनके लिए भी व्यवस्थाएं करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उनके रहने की व्यवस्था नहीं है तो जाहिर सी बात है वो वापस फिर से उसी जगह पर आएंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जान और माल दोनों का नुकसान होता है। लेकिन करिश्मा, जहां तक हम बारिश की बात करते हैं, राजधानी दिल्ली का भी आपने जिक्र किया था, क्योंकि नगर निगम का रोल बेहद अहम हो जाता है। अगर मुंबई की खासकर बात करें तो बीएमसी का रोल बेहद अहम है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रोल आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब भी ऐसी बरसात होती है और तो तमाम सरकारों पर सवाल खड़े होते हैं। खैर, सरकार पर सवाल खड़ा करना बहुत लाजमी भी हो जाता है, चाहे विपक्ष के लिए हो चाहे फिर लोगों के लिए हो, लेकिन बीएमसी नगर निगम जो अपनी अहम भूमिका निभाता है, आखिर वो क्यों काम नहीं करता? क्योंकि जब सरकारें कहती हैं कि हमने आदेश दे दिए हैं, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है, 2 हफ्ते पहले जब जानकारी मिल जाती है, तकरीबन 6 महीने तक पहले जानकारी मिल जाती है, फिर ऐसी स्थिति क्यों? करिश्मा, थोड़ा समझाइएगा। बिल्कुल, और यही मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जब भी इस तरीके से कुछ होने वाला होता है तो ज्यादातर मौकों पर मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र करती आ रही हूँ कि जो मुंबई में बारिश हो रही है इसके लिए भी पहले ही मौसम विभाग ने बता दिया था कि बंगाल की खाड़ी में जो हवाओं में जो प्रेशर है उसकी कमी आई है, और इसके चलते कहीं ना कहीं तमाम दक्षिण इलाकों में इसी तरीके से बारिश की संभावना पहले ही जताई गई थी। अब ऐसे में सरकार ने व्यवस्थाएं क्यों नहीं की, क्यों आज का इंतजार किया कि कल इस तरीके से जब बारिश पूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी तब कुछ किया जाएगा? उससे पहले ही कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जाती है कि तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले ही ना, पहले ही इस तरीके से तमाम रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। दूसरी तरफ जैसे दिल्ली की आपने बात की कि दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हर साल अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उसमें ही बहुत ज्यादा जलभराव हो जाता है। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, जबकि दिल्ली में इतनी ज्यादा बारिश देखने को मिलती नहीं है, और मुश्किल से ही 1-2 दिन बारिश होती है। और अभी जैसा कि 1-2 दिन बीच में बारिश हुई थी और उसी में आपने देखा था कि हालात क्या हो गए थे, और करीब 2-3 लोगों की जान भी चली गई थी इसी के चलते, सब जलभराव के चलते। बस किस तरीके से फंस गई थी, आपने तस्वीरें देखी होंगी हर्ष। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सब जानते हुए भी व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की जाती है, किस चीज का इंतजार किया जाता है? यही तमाम बड़े सवाल हैं करिश्मा, जो कहीं ना कहीं सरकारों पर उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो सवाल कई हैं जिसका जवाब सरकारों को देना चाहिए, क्योंकि जनता इस वक्त परेशान है। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज में इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे